चलिए, वेलकम टू एग्जाम चालीसा परिवार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले चैप्टर वाइज कहते हैं क्यूज, उसके बाद फिर स्पीडी से होगा, फिर लूसेंट से होगा, और लूसेंट से बायोलॉजी होगा, फिजिक्स होगा, विविध होगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग का अगर भरत मिलान हो गया तो हम अपना मिलान करें क्यूज का। चलिए, हम पढ़े थे सातवाहन वंश के विषय में। किसके विषय में पढ़े थे? सातवाहन वंश। जैसा कि आप लोग को पता है, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ है? प्रतिष्ठान। राजधानी कहाँ है? प्रतिष्ठान, ठीक ना। उसके संस्थापक कौन है? सिमुक। उसके संस्थापक कौन है? सिमुक है, ठीक ना। और सातवाहन ही एक ऐसा शासक है जो कि सबसे पहले जो है ना शीशे के सिक्के जारी किए। कौन सा सिक्के? शीशे के सिक्के, ठीक ना। और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को स्टार्ट किया था कौन? सातवाहनों ने। और सातवाहन के ग्रामीण प्रशासन को कहते हैं गोमिक। सातवाहन के ग्रामीण प्रशासन को क्या कहते हैं? गोमिक। सातवाहन के ग्रामीण प्रशासन को क्या कहते हैं? गोमिक, ठीक ना। हाँ, गोमिक। और इसकी भाषा जो है ना प्राकृतिक है। सातवाहन की भाषा क्या है? प्राकृतिक। और लिपि क्या है? ब्राह्मणी। लिपि क्या है? ब्राह्मणी, ठीक ना। हाँ, चलिए और कुछ हम बताए थे। गाथा सप्तकर्णी के लेखक कौन है? हाल। गाथा सप्तकर्णी का लेखक हाल। गाथा सप्तकर्णी का लेखक हाल। और एक बताए थे हम पुस्तक का नाम, गाथा सप्तकर्णी हाल। बृहत कथा गुंडाय। बृहत कथा गुंडाय। बृहत कथा गुंडाय। बृहत कथा गुंडाय। और सातवाहन वंश के विषय में। और सातवाहन वंश ऐसा शासक है जो कि अपनी माता के नाम से उपाधि धारण किया था, यानी अपने नाम के पहले माता का नाम लिखता था। नाम के पहले माता का नाम लिखता था, ठीक ना। सातवाहन है। तो इसके विषय में दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान किसने दिया था? सातवाहन ने, ठीक ना। और शीशे के सिक्के कौन जारी किया था? सातवाहन ने, ठीक ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आज ये रिवीजन हो गया, 2-3 दिन में आप लोग को तो याद हो ही गया होगा, आई होप। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहले आक्रमण किया था यूनानियों ने। और वो सबसे पहले आक्रमण किया था यूनानी में, हो गया क्या कहते हैं? सिकंदर। कौन आक्रमण किया था? सिकंदर। सिकंदर के बाद जो विदेशी आक्रमण में आएगा, सिकंदर के बाद, सिकंदर 325-26 ईसा पूर्व हो गया है। उसके बाद जो हम आएंगे तो सबसे पहले जो आक्रमण करेगा भारत पे वो आता है हिंद यूनानी। कौन आता है? हिंद यूनानी। उसके बाद पल्लव। उसके बाद हिंद यूनानी, हाँ, हिंद यूनानी हो गया, पल्लव हो गया, शक हो गया, कुषाण हो गया। हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। हिंद यूनानी, पल्लव, शक, कुषाण, ठीक ना। हिंद यूनानी, पल्लव, शक, कुषाण, ठीक ना। ये क्रम सजाने के लिए एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक ना। सबसे पहले कौन आया? हिंद यूनानी, पल्लव, शक और कुषाण, ठीक ना। हिंद यूनानी, पल्लव, शक, कुषाण। अब हम पढ़ते हैं हिंद यूनानियों के विषय में। किसके विषय में? हिंद यूनानियों के विषय में। किसके विषय में पढ़ते हैं? हिंद यूनानियों। चलिए इधर सुनिए। हिंद यूनानी, हिंद यूनानी के एक शासक था महान। ऐसे हिंद यूनानी का पहला जो आक्रमणकारी था डेमेटियस था। कौन था? डेमेटियस। हिंद यूनानियों में जो भारत पर आक्रमण किया था, कौन किया था? डेमेटियस। कौन किया था? डेमेटियस। कौन आक्रमण किया था? डेमेटियस। लेकिन इसके बारे में पूछेगा, हिंद यूनानी का जो महान शासक था वो मिनांडर था। हिंद यूनानी का महान शासक कौन था? मिनांडर। हिंद यूनानी का महान शासक कौन था? मिनांडर, ठीक ना। और वो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। मिनांडर कौन सा धर्म स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म। और मिनांडर को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाया था वो नागसेन दिया था। कौन दिया था? नागसेन। उसी नागसेन को कहते हैं हम नागा अर्जुन। उसी नागसेन को क्या कहते हैं? नागा अर्जुन। ये नागा अर्जुन जो है ना बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाया था किसको? मिनांडर को। तो अब मिनांडर चूँकि क्या कहते हैं उसका धर्म दूसरा था और वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, ठीक ना। तो मिनांडर प्रश्न पूछता है। मिनांडर क्या पूछता है? प्रश्न, जो उसके मन में बौद्ध धर्म के विषय में प्रश्न आता है और उसका जवाब देता है नागसेन। तो मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के जवाब, ये दोनों को मिला के एक पुस्तक का संकलन किया गया जिसको कहते हैं मिलिंद पनो। जिसको क्या कहते हैं? मिलिंद पनो। जिसको क्या कहते हैं? मिलिंद पनो, ठीक ना। तो मिलिंद पनो पुस्तक किससे संबंधित है? मिनांडर के प्रश्न और नागा अर्जुन के जवाब से, ठीक ना। बात समझे कि नहीं? और नागा अर्जुन के जवाब।
और इसकी राजधानी जो है ना सियालकोट। इसकी राजधानी कहाँ है? सियालकोट। इसकी राजधानी कहाँ है? सियालकोट। इसकी राजधानी कहाँ है? सियालकोट। अब इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। कि हिंद यूनानियों ने, भारत ने सबसे पहले, हिंद यूनानियों सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। तो बोलेगा सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया? हिंद यूनानियों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया? हिंद यूनानियों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया? हिंद यूनानियों ने। और हिंद यूनानियों का क्या देन है? वो जो पर्दा है ना आपका, ये पर्दा नहीं, पर्दा आप लोग देखते होंगे, जो पहले जो रंगमंच होता था, नाटक होता था, तो नाटक के पहले पर्दा लगा दिया, फिर जैसे पर्दा हटा नाटक स्टार्ट, फिर दूसरा रोल के लिए फिर पर्दा कर देता। यानी रंगमंच की जो शुरुआत हुआ, पर्दा की जो शुरुआत हुआ, यूनानी में पर्दा को औनिका कहते हैं। यूनानी में पर्दा को क्या कहते हैं? औनिका कहते हैं। तो पर्दा प्रथा का जो स्टार्ट हुआ वो भारत में किसकी देन है? यूनानियों की देन है। तो भारत में यूनानियों क्या देन है? सोने के सिक्के। सोने के सिक्के क्या देन है? सोने के सिक्के। दूसरा क्या है? पर्दा प्रथा। क्या? पर्दा यानी कि रंगमंच, बात समझिए। पर्दा रंगमंच जो बोलिए, पर्दा मतलब आप हाई पर्दा मत समझ लीजिएगा, फिल्म को ऐसे कहता है परमा, हाँ ठीक ना। पर्दा हो गया, सोने के सिक्के हो गया। तीसरा गंधार कला। गंधार कला जो ना भारत और यूनानियों की मिश्रित कला है, गंधार कला, वो किसकी देन है? यूनानियों की देन है, बात समझें। तो पर्दा हो गया, गंधार कला हो गया, और सोने के सिक्के हो गया, ठीक ना। और हेलेनिस्ट कला भी कहते हैं इसको, गंधार कला को, बात समझे कि नहीं। ये सारे बातें हैं किससे? हिंद यूनानी से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, चलें। चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आज हम पढ़ते हैं, आप लोग को इमाम बतूता के बारे में पढ़ लिए थे, कहाँ का? मोरक्को के यात्री था इमाम बतूता। आज पढ़ते हैं निकोलो कांटी के विषय में। आज किससे विषय में पढ़ते हैं? निकोलो कांटी के विषय में। ये भी इटली का यात्री था। निकोलो कांटी कहाँ का था? इटली का। इबन बतूता मोरक्को का। इबन बतूता मोरक्को का। निकोलो कांटी इटली का। निकोलो कांटी इटली का। यहाँ क्वेश्चन पूछता है, ये किसके दरबार में आया था? ये विजयनगर साम्राज्य में आया था। निकोलो कांटी विजयनगर साम्राज्य में आया था। अब विजयनगर साम्राज्य में किसके दरबार में आया था? तो देवराज फर्स्ट। किसके दरबार में? देवराज फर्स्ट के। किसके दरबार में आया था? देवराज फर्स्ट के दरबार में, बस समझें। तो निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? देवराज फर्स्ट। निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? देवराज फर्स्ट। निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? देवराज फर्स्ट, ठीक ना। अब एक इसी के साथ एक और है, ईरान का है, अब्दुल रज्जाक। ये आया था, निकोलो कांटी आया था 1420 से 1421 के बीच में। निकोलो कांटी कब आया था? 1420 से 1421। 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 किसके काल में? देवराज फर्स्ट। किसके काल में? देवराज फर्स्ट। किसके काल में आया था? देवराज फर्स्ट, ठीक ना। उसके बाद आते हैं अब्दुल रज्जाक, ईरान का था। ईरान को उस समय हम कहते थे फारस। ईरान को क्या कहते थे? फारस। तो अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था? फारस या ईरान। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? फारस या ईरान। ये आया था किसके शासनकाल में? देवराय सेकेंड के शासनकाल में आया था। देवराय सेकेंड, ये किसके शासनकाल में आया था? देवराय सेकेंड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? देवराय सेकेंड के शासन में। अब्दुल रज्जाक देवराय सेकेंड के शासनकाल में, और निकोलो कांटी देवराय फर्स्ट के शासनकाल में। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में गाहे बजाए आते रहता है। गाहे बजाए शब्द ग्रामीण परिवेश का शब्द है, प्राकृतिक शब्द है, ठीक ना। बहुत लोग नहीं समझते होंगे गाहे बजाए का मतलब। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं आधुनिक भाषा से। हो गया प्राचीन मध्यकालीन, हो गया आधुनिक भाषा। चलिए पहले हम रिवीजन कर लेते हैं अपना गदर पार्टी के विषय में। हाँ, गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1913 में। लोग कहते हैं किया था लाला हरदया ने, और उसका कोषा अध्यक्ष था काशीराम। वही काशीराम जो क्या कहते हैं बीएसपी का संस्थापक है, ठीक ना। बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक है, जिसका चुनाव चिन्ह जो है ना हाथी है, ठीक ना।
वही। और लेकिन यहीं तक क्वेश्चन नहीं हम छोड़ेंगे, और क्वेश्चन में है अध्यक्ष कौन है, गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन है? सोहन सिंह भाखाना। सोहन सिंह भाखाना। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, लेकिन उसके अध्यक्ष कौन है? सोहन सिंह भाखाना। 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 अध्यक्ष कौन है? सोहन सिंह। लेकिन बोल दे प्रथम मंत्री कौन है? तो प्रथम मंत्री थे वही लाला हरदयाल। प्रथम मंत्री कौन है? लाला हरदयाल। लेकिन बोल दे कोषाध्यक्ष कौन है? काशीराम। बात समझे? और गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। अमेरिका में भारतीय को एकत्र करना था। अमेरिका में जो भारतीय रह रहा है उसको एकत्र करके प्रेशर करना है, दबाव डालना है अंग्रेजों पे। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़ें, चलिए। तो आज हम पढ़ते हैं थोड़ा सा पंजाब में क्रांतिकारी, ठीक ना। पंजाब में कौन कौन क्रांतिकारी थे? नरम दल वाले जो खून से खेलना चाह रहे थे, ठीक ना। हाँ, गरम दल वाले, नरम बोला गया क्या? हाँ, हो सकता है गरम दल वाले, ठीक ना। कौन कौन थे? तो एक थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ठीक ना, जिसको लाठी से मार मार के हत्या कर दिया गया था, ठीक ना। तो लाला लाजपत, इसका एक समाचार पत्र है पंजाबी। लाला लाजपत राय का समाचार पत्र है पंजाबी। ये अपने समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करता था, ठीक ना। अंग्रेज के, यूँ कह सकते हैं अंग्रेज के विरुद्ध भड़काता था, ठीक ना। अंग्रेज के विरुद्ध भड़काता था, ठीक ना। और एक और आज पहली बार आप लोग शायद पढ़िएगा, ठीक ना। आप लोग भगत सिंह के बारे में तो जानते ही हैं, कथी लफन वहाँ का खुटू खुटू कराई छोड़ी दो नहीं। हाँ, आप भगत सिंह के बारे में तो जानते ही हैं, पूरा दुनिया जानता है भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के बारे में ना जानते हैं तो क्या जानते हैं, ठीक ना। उसी का चाचा था अजीत सिंह। उसी का चाचा कौन था? अजीत सिंह। तो अजीत सिंह भी जो है ना वहाँ पे सक्रिय था, अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को भड़काता था। तो उसका पत्र है, हाँ, तो इसके बारे में भारत माता, उसका पत्र है भारत माता। पत्रिका का संपादक था कौन? अजीत सिंह। भारत माता पत्रिका का संपादक कौन था? अजीत सिंह। भारत माता कौन? भारत माता के माध्यम से वो लोगों को जागरूक करता था। तो उसको अंग्रेज जो देश निकाला की सज़ा दे दिया गया था। उसको देश निकाला की सज़ा दे, आप देश से निकल जाइए। और उसके बाद वो चले गए थे फ्रांस, चले गए थे। कहाँ चले गए थे? फ्रांस चले गए थे, ठीक ना। अब चलते हैं, ये था कहाँ? पंजाब में हम गतिविधियाँ देखें, क्रांतिकारी संगठन देखें कौन कौन था जो वहाँ काम कर रहा था। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन व्यक्ति है? भगत सिंह के चाचा जी। इसकी पत्रिका क्या है? भारत माता। इसकी पत्रिका कौन है? भारत माता। इसकी पत्रिका कौन है? भारत माता। इसकी पत्रिका कौन है? भारत माता। तो आप लोग अब जान गए जो अजीत सिंह, भगत सिंह का चाचा कौन था? अजीत सिंह। वो भी एक क्रांतिकारी था, ठीक ना। अब आते हैं हम इंग्लैंड में पढ़ते हैं भारतीय क्रांतिकारी। जो इंग्लैंड में रह रहा था भारतीय, वहाँ भी जाके पताका लहराया था, ठीक ना। तो इसी नाम के आगे आता है एक श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा। वो लंदन में जाके इंडिया हाउस की स्थापना किया। लंदन में जाके इंडिया हाउस की स्थापना किया। और वो ईस्वी था 1905। वो ईस्वी था 1905। तो पूछेगा इंडिया हाउस की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। किसमें क्या था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक ना। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। कहाँ? लंदन में। किसने किया था? वहाँ इंडियन हाउस के माध्यम से क्या करता था? लोगों को जागरूक करता था, एकत्र करता था विदेशों में, ठीक ना, अंग्रेज के विरुद्ध। और उसका एक समाचार पत्र है सोशियोलॉजी। उसका एक समाचार पत्र है सोशियोलॉजी, ठीक ना। तो सोशियोलॉजी किसका समाचार पत्र है? श्याम जी कृष्ण वर्मा का। सोशियोलॉजी किसका समाचार पत्र है? श्याम जी कृष्ण वर्मा का। सोशियोलॉजी किसका? सोशियोलॉजी किसका है पत्र? श्याम जी कृष्ण वर्मा का। सोशियोलॉजी श्याम जी कृष्ण वर्मा। सोशियोलॉजी श्याम जी कृष्ण वर्मा का, ठीक ना। फिर वहाँ से ये जो ना, अब चूंकि ये कहाँ कार्यक्रम कर रहा था? लंदन में। और अंग्रेज के घर में रह के अंग्रेज के विरुद्ध लड़ रहा था। तो उन लोग को पचेगा? हजम होगा? नहीं हजम होगा। तो बेचारा वहाँ से चल गया पेरिस। यही पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। फिर पेरिस से बेचारा चल गया कहाँ? जनेवा। पेरिस से कहाँ चल गया? जनेवा। अब जो है ना, वहाँ पर पहले ही से विद्वान था बीडी सावरकर।
विनायक दामोदर सावरकर, जो कि अभिनव भारत की स्थापना किया था 1904 में। और उसी का एक संगठन है मित्र मेला। ये दोनों कहाँ हुआ था? 1904 में दोनों का हुआ था। बात समझे कि नहीं? बात समझे हैं? चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद जो है ना इंडियन हाउस का कमान संभाल लिया जब वो जनेवा चले गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा जब जनेवा चल गया तो इंडियन हाउस चले गई किसके हाथों में? जब श्याम जी कृष्ण वर्मा चल गया लंदन से, कहाँ चल गया? जनेवा। लंदन से कहाँ चल गया? जनेवा। जो इंडियन हाउस आ गया बीडी सावरकर के हाथों में। किसके हाथों में आ गया? बीडी सावरकर के हाथों में आ गया। बात समझे? और वहीं पर रह के 1857 की स्वतंत्रता संग्राम बुक लिखा था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम बुक लिखा था। कौन? वहीं पे रह के, लंदन में रह के। कौन? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर का पुस्तक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम किसकी पुस्तक है? बीडी सावरकर का। जो कहा था, इन्होंने कहा था 1857 की क्रांति के विषय में कहा था ये सुनियोजित क्रांति है, सुनियोजित क्रांति है, जिसके बारे में बोला था 1857 की क्रांति के विषय में। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में आगे। चलिए हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में पढ़े थे, कल बारिश के कारण क्लास ना हो पाया था, इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहते हैं। चलिए बहुत लेट 16 मिनट के बाद माफ़ी मांगे, इसके लिए एक बार फिर माफ़ी मांगते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ हम लोग पढ़े थे पुनर्जागरण। क्या पढ़े थे? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण स्टार्ट कहाँ से होता है? इटली से। कहाँ से होता है? इटली के। और वो पुनर्जागरण का पिता किससे कहा जाते हैं? दांते। किससे कहा जाता है? दांते। दांते का एक रचना है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी एक रचना है किसके? दांते के। जब आगे बढ़ते हैं तो और एक नाम आता है जिसे कहते हैं पुनर्जागरण का द्वितीय संस्थापक। उसका नाम है पेट्रॉक। क्या नाम है? पेट्रॉक। उसका नाम क्या है? पेट्रॉक। ठीक ना? ये सब बातें हम लोग पढ़े थे। और एक नाम आता है मैकियावेली। हाँ, राजनीतिक चिंतक। मैकियावेली कौन है? राजनीतिक चिंतक है। उसका पुस्तक का नाम है प्रिंस। उसके पुस्तक का नाम है प्रिंस। मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंस है। ठीक ना? चलिए अब मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? पेट्रॉक को। मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? पेट्रॉक को। मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? पेट्रॉक को। ये सब बातें हम लोग क्या किए थे? चिंतन किए थे, मनन किए थे। ये सब बातें को हम लोग क्या किए थे? पढ़े थे। ठीक ना? हाँ इतने का बात तो बताए थे। और इटली की बोलचाल की भाषा को टस्कन कहते हैं। ठीक ना? यही नहीं कहते हैं? इटली की बोलचाल की भाषा को टस्कन कहते हैं। इटली की बोलचाल की भाषा को टस्कन कहते हैं। ठीक ना? ये बात पढ़े थे। तो आज कुछ इसी कड़ी में हम टस्कन, ठीक ना, इटली की बोलचाल की भाषा को क्या कहते हैं? टस्कन। इसी की बोलचाल, अब इसी सीरीज को आगे हम पढ़ाते हैं। ठीक ना? अब हाई सी कृति है, राइटर का नाम है जैसे द लास्ट सफ़र। द लास्ट सफ़र ये किसकी कृति है? द लास्ट सफ़र जो है ना ये लियोनार्डो दा विंची का है। किसका है? लियोनार्डो दा विंची का। लियोनार्डो दा विंची एक महान चित्रकार, महान मतलब जितना काम था ना सब जानता था लियोनार्डो दा विंची। वैज्ञानिक, चित्रकार, चिंतक, ठीक ना, दूरदर्शिका, ठीक ना, सब कुछ था इसके पास। ठीक ना? लेखक, सब कुछ था। तो द लास्ट सफ़र किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सफ़र, द लास्ट सफ़र, द लास्ट सफ़र, द लास्ट सफ़र लियोनार्डो। एक फेमस है चित्र, एक फेमस चित्र इतिहास में मोनालिसा का चित्र। हाँ मोनालिसा का चित्र। और हमारे भोजपुरी में एक हीरोइन भी है मोनालिसा, उसी के नाम पे मोनालिसा का चित्र जो है ना पूरा इतिहास में फेमस है। तो मोनालिसा का जो चित्र है वो किसका है? लियोनार्डो दा विंची का। मोनालिसा का चित्र किसका है? लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सफ़र किसका है? लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सफ़र लियोनार्डो दा विंची, याद रखिएगा। और एक आता है पुस्तक यहाँ पे द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट, 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 द
द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट। हाँ चलो ठीक है। और एक है पुस्तक जीसस की माता का पुस्तक है मेडोना का चित्र। जीसस की माता मेडोना का चित्र बनाया था राफेल ने। किसने बनाया था? तो राफेल। जीसस की माता का माता का नाम था मेडोना, का चित्र बनाया था कौन? राफेल। जीसस तो फादर को कहते हैं, जीसस की माता कौन था? मेडोना। का चित्र किसने बनाया था? राफेल ने, ठीक ना। कौन बनाया था? राफेल ने। और एक पुस्तक याद रखिएगा, रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की कृति है, वो आप लोग पढ़े होंगे इंटर वगैरह में, ठीक ना। रोमियो एंड जूलियट इंग्लिश में होगा। रोमियो एंड जूलियट किसकी कृति है? शेक्सपियर के। रोमियो एंड जूलियट किसकी कृति है? शेक्सपियर के। रोमियो एंड जूलियट किसकी कृति है? शेक्सपियर की। चलिए ये था हिस्ट्री का। चलिए आज आते हैं थोड़ा सा पॉलिटी के क्वेश्चन में, फटाक से आ जाते हैं। आप लोग बताइए, एक समिति है अस्थाई समिति, 3 प्रकार के अस्थाई समिति जो है ना, मुख्यतः 3 गो है अस्थाई समिति। हम बातें कर रहे हैं संविधान की, पॉलिटी की बातें कर रहे हैं, ठीक ना। तो अस्थाई समिति में एक आता है पराकलन समिति। अस्थाई समिति में कौन आता है? पराकलन समिति। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एकदम सिंपल सा, ठीक ना। ऊँघते हुए, बौखते हुए, अटखाते हुए, मटखाते हुए, पराकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। भैया आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, पराकलन समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? पराकलन समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं। थोड़ा सा जब जवाब दीजिएगा ना तो थोड़ा सा गुस्साइएगा हम पे, ठीक ना। तो बताइएगा पराकलन समिति में कितने लोकसभा से, राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं? एक आता है लोक लेखा समिति, एक आता है हाँ राज्यसभा से कितने सदस्य आते हैं? लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति से 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति से कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। 22 सदस्य में 15 गो होता है लोकसभा से, 7 गो होता है राज्यसभा से, ठीक ना। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और एक होता है सार्वजनिक उपक्रम समिति, एक होता है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक ना। उसमें 15 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने? 15 होते हैं। 10 गो होता है लोकसभा से, 5 गो होता है राज्यसभा से। और हम कल बता रखे थे आप लोगों को, और अभी स्पीडी जब स्टार्ट करेंगे भाई तो वहाँ जो है ना अभी पूरा हम बताएंगे, पॉलिटिक विषय में याद करेंगे, हम लोग किस देश से क्या क्या हम ग्रहण किए हैं वो पढ़ेंगे। हाँ, अनुच्छेद 50 हम बताए थे, क्या बताया था? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। और राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण अनुच्छेद 49। राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण अनुच्छेद 49। राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण अनुच्छेद 49। अब पर्यावरण का संरक्षण बोलेगा 48 का क, 48 का क। पर्यावरण का संरक्षण 48 का क। पर्यावरण का संरक्षण 48 का क। चलिए ये सब हम पढ़े थे, तो पढ़ा हुआ चीज़ थोड़ा सा रिविजन करते रहेंगे हम लोग, ठीक ना, बीच बीच में। चलिए तो आज हम बताए थे आप लोग को, ठीक ना। एक होता है रेटिना, उसमें 2 प्रकार के कोशिकाएं होते हैं। एक होता है शंकु होता है, एगो क्षय होता है। शंकु किसके लिए होता है? रंग के लिए। क्षय किसके लिए होता है? प्रकाश की तीव्रता। ये सब क्वेश्चन इतना हम ला रहे हैं इसलिए ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, बैठ जाए, फिर 1 महीना बाद लाए ना तो लगे ना हाँ है। लेकिन शंकु जो है ना कितने प्रकार के रंग के लिए उत्तरदायी है? 3 प्रकार के। कौन कौन? नीला नहीं, बैगनी नहीं, नीला, हरा, लाल। बैगनी, हरा, लाल, ठीक ना। सॉरी बैगनी आप बोल दिए ना, हाँ सर। नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, ठीक ना। नीला, हरा, लाल, बैगनी नहीं है, ठीक ना। बैगनी आप वहाँ चले गए थे क्या? प्लांट में चले गए थे बैगनी, ठीक ना। तो याद रखिएगा। और आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। हम जो दान करते हैं नेत्र में, कौन सा क्या दान करते हैं? कॉर्निया। नेत्र में क्या दान करते हैं? कॉर्निया। देखिए हम पूरा नेत्र न पढ़ेंगे, छोटा छोटा पढ़े, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आएगा पूरा वो खत्म हो गया, ठीक ना। तो नेत्र दान किसको कहते हैं? आँख में जो धुल जाता है कौन सा लाल होता है? श्लेष्मा या कंजक्टिवा, ठीक ना। श्लेष्मा या कंजक्टिवा, ठीक ना। चलिए और एक बात बताइए,
जो वर्धनता होता है, कलर ब्राइटनेस होता है, जिसको कहते हैं वर्धनता या कलर ब्राइटनेस, इसमें रंग हमको दिखाई नहीं देता है। क्या होता है? रंग दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। तो इसके लिए हमारे शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी, आँख का कौन सा अंग उत्तरदायित्व होगा? जिसको हो जाता है कलर ब्राइटनेस, उस शरीर, हाँ, कलर ब्राइटनेस, उस शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायित्व होगा? अभी हम रंग के लिए है ना, हम क्या बोले, रंग दिखा, ये रंग से संबंधित है, रंग की पहचान नहीं होगा तो हाँ, तो रंग के लिए आँख की कौन सी कोशिका? शंकु। तो शंकु में इसका क्या होगा? गड़बड़ी होगा। इसका शंकु में क्या होगा? गड़बड़ी होगा, ठीक ना। ये एक अनुवांशिक बीमारी है। ये कैसी बीमारी है? अनुवांशिक बीमारी आप लोग जानते होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक ना। और इसमें लाल और हरा का पहचान नहीं हो पाता है, लाल और हरा का पहचान नहीं हो पाता है, बात समझें। इसमें लाल और हरा का पहचान नहीं हो पाता है। कलर ब्राइटनेस में किस रंग का पहचान नहीं होता है? लाल और हरा, लाल और हरा का पहचान नहीं होता है, बात समझे कि नहीं। आगे हम बढ़े, चलिए, बहुत अच्छा, लाजवाब। चलिए, हर रोज़ की तरह एक मिश्र धातु हम लोग कहते हैं, ठीक ना। और लगातार एक के मिश्र धातु पर हम टिकल हैं जब तक आप लोग को बढ़िया से याद नहीं हो। डेल्टा, कौन सा? डेल्टा, बताइए। CuZnFe, Cu हो गया तांबा, Zn हो गया जस्ता, Fe हो गया लोहा। तो CuZnFe, डेल्टा किसका मिश्र धातु है? CuZnFe, CuZnFe, डेल्टा किसका मिश्र धातु है? CuZnFe, CuZnFe, डेल्टा CuZnFe। चलिए, और बोल देगा कांसा, CuSn, CuSn, कांसा बोलेगा तो CuSn, कांसा बोलेगा तो CuSn। अब पीतल बोलेगा तो CuZn, पीतल बोलेगा तो CuZn, पीतल बोलेगा तो CuZn। चलिए, हमेशा हम लाते हैं एगो एक्स। अब हम आने वाला समय में आप लोग को इसमें टॉपिक और बढ़ाएंगे, साइंस में और टॉपिक बढ़ाएंगे, जो डेली एक आगो क्वेश्चन लाएंगे। जितना लगभग फैक्ट्स है ना, सारा फैक्ट्स से हम डेली क्वेश्चन लाएंगे। चलिए, हम लोग बहुत दिन कर लिए हैं। चांदी का क्या होता है? कार्बेराइट और सिल्वराइट। चांदी का एक्स क्या है? कार्बेराइट और सिल्वराइट। चांदी का एक्स क्या है? कार्बेराइट और सिल्वराइट। और जिंक का क्या है? केलेमाइन। जिंक का क्या है? केलेमाइन। जिंक का एक्स क्या है? केलेमाइन। जिंक का एक्स क्या है? केलेमाइन। केलेमाइन किसका एक्स है? जिंक का। केलेमाइन किसका एक्स है? जिंक का। और सिनेबार किसका है? पारा का। सिनेबार किसका है? पारा का। सिनेबार किसका है? पारा का। केसिटेराइट किसका है? टिन का। केसिटेराइट, 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 टिन का। और गलेना, लेड का। गलेना, लेड का। गलेना, लेड का। गलेना, लेड का। आप लोग देखते होंगे, इतना दिन टेस्ट दिए होंगे तो कभी न कभी क्वेश्चन मिला होगा, जरूर, एकदम मिला होगा। अभी तक नहीं आया है, एकदम पारा कहीं न कहीं आया होगा, गलेना कहीं न कहीं आया होगा, सिनेबार कहीं न कहीं आया होगा। नहीं आया है, नहीं आया है तो जल्दी आ जाएगा, इंतज़ार रखिएगा, ठीक ना, हाँ, जल्द ही आएगा। चलिए, हम पढ़े थे ज्योग्राफी में, हम ज्योग्राफी में पढ़े थे प्लेट के विषय में। हम ज्योग्राफी में पढ़े थे प्लेट के विषय में। हम पढ़े थे कोकस प्लेट। हम क्या पढ़े थे? कोकस प्लेट। तो मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच जो प्लेट है उसको कहेंगे कोकस प्लेट। मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच जो प्लेट है वो कौन सा प्लेट है? कोकस प्लेट। किसके किसके बीच? मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर। मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर। मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर। मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच जो प्लेट है कौन सा? कोकस प्लेट है। कौन सा प्लेट है? कोकस प्लेट है। किसके किसके बीच? मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर। मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच जो प्लेट है कौन सा प्लेट है? कोकस। कौन सा प्लेट है? कोकस। किसके किसके बीच? मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच जो प्लेट है उस प्लेट को क्या कहते हैं? कोकस प्लेट। आगे है नजमा प्लेट। नजमा प्लेट। कौन सा? नजमा प्लेट। यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच जो प्लेट है वो है नजमा प्लेट। कौन सा प्लेट है? नजमा प्लेट। कौन सा प्लेट है? नजमा प्लेट। किसके किसके बीच? हाँ, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर, ठीक ना। आगे हम बढ़ते हैं फिलीपींस प्लेट। कौन सा प्लेट? फिलीपींस। चूँकि फिलीपींस जो है ना एशिया महादेश का देश है। किसका है? एशिया महादेश। तो प्रशांत महासागर और एशिया, प्रशांत महासागर का जो प्लेट है और एशियन प्लेट, ये दोनों के बीच में है।
बात समझे, फिलीपीन प्लेट, बात समझे, फिलीपींस प्लेट जो है एशियन और प्रशांत महासागर के बीच है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, और फ्यूजी प्लेट एक है, फ्यूजी प्लेट एक कौन सा प्लेट है, फ्यूजी प्लेट, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। फ्यूजी प्लेट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। आप लोग सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में फ्यूजी प्लेट। एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला है कि कोकस प्लेट और नजमा प्लेट, जब एग्ज़ाम में पहली बार मिलेगा ना तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा ये क्वेश्चन कहाँ से है, बस समझे। चलिए आइए इधर आप लोग, हम पढ़ते हैं कुछ स्थानीय पवन के विषय में। क्या पढ़ते हैं, स्थानीय पवन के विषय में। किसके विषय में पढ़ते हैं, स्थानीय पवन के। चलिए, चिनूक जो है ना रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलता है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चिनूक जो पवन है कहाँ चलती है, नाम क्या है, स्थानीय पवन। क्या नाम है, स्थानीय पवन। नाम है स्थानीय यानी किसी स्थान विशेष में बहती है। नाम है क्या, स्थानीय पवन। तो चलती है कहाँ, किसी स्थान विशेष में। जहाँ बोलेंगे लिखने लिखिएगा, कहाँ चलती है, किसी स्थान विशेष में। तो यहाँ है तो कौन सा पवन बोले हैं, चिनूक जो बहती है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पे, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर। आप कमेंट में जवाब दीजिएगा रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है, इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो चिनूक कहाँ है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर। चिनूक कहाँ बहती है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर। चिनूक कहाँ बहती है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर। चलिए, एक है फॉन, एगो क्या है, फॉन, एगो क्या है, फॉन। सुनिए यहाँ, ये स्विट्जरलैंड में बहती है। फॉन हवा कहाँ बहती है, स्विट्जरलैंड में। फॉन हवा कहाँ बहती है, स्विट्जरलैंड में। फॉन हवा कहाँ बहती है, स्विट्जरलैंड। फॉन कहाँ बहती है, स्विट्जरलैंड में। फॉन कहाँ बहती है, स्विट्जरलैंड में। फॉन कहाँ बहती है, स्विट्जरलैंड में। एक है सिराको, कहाँ, सिराको, एक हवा है सिराको, एक हवा है सिराको, एक हवा है सिराको। इस सहारा से बहती है भूमध्य सागर की ओर। सिराको जो बहती है सहारा से भूमध्य सागर की ओर। सिराको बहती है सहारा से भूमध्य सागर की ओर। सिराको बहती है सहारा से भूमध्य सागर की ओर। सिराको बहती है सहारा से भूमध्य सागर की। हम 3 को पढ़ें, इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहला पढ़ें चिनूक, पहला क्या पढ़ें, चिनूक। चिनूक बहती है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर। चिनूक कहाँ बहती है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों। फिर पढ़े हम फॉन, फॉन स्विट्जरलैंड में। फॉन कहाँ बहती है, स्विट्जरलैंड में। फॉन कहाँ बहती है, स्विट्जरलैंड। उसके बाद पढ़े हम सिराको, कहाँ बहती है, सहारा से लेके भूमध्य सागर की ओर। सहारा से भूमध्य सागर की ओर, सहारा से भूमध्य सागर की, ठीक नाम। और एक याद रखिएगा सामून, सामून कौन, सामून कौन, सामून, ईरान में बहती है हवा। सामून कहाँ बहती है, ईरान में। सामून कहाँ बहती है, सामून, सामून कहाँ बहती है, ईरान में। 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 सामून कहाँ बहती है, और सिमुम अरब रेगिस्तान में। चलिए, ज़्यादा एक दिन में बताएंगे, थे बताएंगे और याद हो जाएगा। ज़्यादा बताएंगे तो उल्टी हो जाएगा। हाँ, नहीं होता है, आप लोग उसमें जानते होंगे भाइयों, ज़्यादा खा लेने पर खाना क्या होता है, अनपच हो जाता है। तो आराम से छोटा छोटा टॉपिक याद करेंगे, आराम से हो जाएगा। देखिए, अगर किसी बड़े पहाड़ को तोड़ना है तो एक दिन में नहीं टूटेगा, ठीक ना। जैसे हमारे मान जी हैं, पहाड़ को काट कर रास्ता बना देते एक दिन में, हैं, थोड़े 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 थोड़े। इसलिए कुछ बहुत बड़ा टॉपिक को, बहुत बड़ा डाटा को उनको रटना है तो एक दिन में नहीं रटना है, धीरे धीरे उसको क्या करना है, रटना है। बस समझे कि नहीं। तो जब भी देखिए कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड है, हैं, बस समझे, बहुत ज़्यादा पहाड़ जैसा शरीर है तो उसको धीरे धीरे काटेंगे, ठीक ना। चलिए, आज हम पढ़ते हैं मानव निर्मित झील। क्या पढ़ते हैं, मानव निर्मित झील। वो था वर्ल्ड हिस्ट्री से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अब पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी, ठीक ना। मानव निर्मित झील, क्या पढ़ते हैं, मानव निर्मित। जैसे एक है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक ना। ये जो है ना गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ना सोनभद्र में है। कहाँ है, सोनभद्र। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ना किस राज्य में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर हम कई बार बताएं आप लोग को, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस राज्य में है और ये जो है ना किस नदी पे है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है बांध,
21 नदी के तट पे बना है। याद रखिएगा, रिहंद नदी पर है। किस नदी पे है? रिहंद नदी पर। किस नदी पे है? रिहंद नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पे है? रिहंद नदी पे। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पे है? रिहंद नदी पे है, ठीक ना। और लिखा सुने ध्यान से, एक है गोविंद सागर झील। अभी हम क्या पढ़े हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब क्या पढ़े हैं? गोविंद सागर। भाइयों आप लोग थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों में बहुत टेक्निकल जो है ना अंतर है, और दोनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। तो दोनों ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ठीक ना। गोविंद बल्लभ पंत सागर और गोविंद सागर में अंतर। चलिए कैमरा को फ्रंट। हाँ, तो गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और गोविंद बल्लभ पंत के विषय में कुछ भी जानते हैं ना, तो आप कमेंट में चिपका दीजिएगा। तो ये जो है ना गोविंद सागर जो है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इसका निर्माण इसका जो निर्माण हुआ भाखा नागर जो बांध है, भाखा नागर बांध है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखा बांध। उसके बांध बनने के कारण गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ। अगर कोई बांध बनेगा तो पानी का अवरोध होगा, ठीक ना। तो भाखा नागर बांध के कारण गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब भाखा नागर बांध कैसा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। जब बांध की बातें कर रहे हैं तो एक हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड। और सबसे ऊंचा बांध भाखा नागर बांध। बात समझे, याद रखिएगा। अब भाखा नागर बांध जो है ना किस नदी पे है ये भी जान लेते हैं। सतलज नदी पे। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। चलिए, और एक याद रखिएगा आप लोग, स्टेनले जलाशय। कौन सा? स्टेनले जलाशय। कौन सा? स्टेनले जलाशय। ये मेट्टूर बांध के पीछे है कावेरी नदी पर। तो मेट्टूर बांध किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। मेट्टूर बांध किस नदी पे है? कावेरी नदी पर। उससे जो जलाशय बना है उसको क्या कहेंगे? स्टेनले जलाशय। स्टेनले जलाशय। मेट्टूर बांध के कारण जो जलाशय बना उसको क्या कहेंगे? स्टेनले जलाशय, ठीक ना। किस नदी पे? कावेरी नदी पर। किस नदी पे? कावेरी नदी पर। तो सुन, यहाँ 3 क्वेश्चन है। ये कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेनले जलाशय जो बना किस बांध के कारण बना? स्टेनले जलाशय जो बना मेट्टूर बांध के कारण बना। मेट्टूर बांध जो बना, कावेरी नदी पर एक बांध बना, उसका नाम है मेट्टूर बांध। उससे जो जलाशय का निर्माण हुआ उसे कहेंगे हम स्टेनले जलाशय। बात समझे हैं? बात समझे कि ना। तो मेट्टूर बांध किस नदी पे? कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध किस नदी पे? कावेरी नदी पे, ठीक ना। और ये कहाँ है? किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। किस राज्य में है? तमिलनाडु। किस राज्य में है? तमिलनाडु। किस राज्य में है? तमिलनाडु। चलिए, और एक बता देते हैं, पेरियार झील कहाँ है? केरल में। पेरियार झील कहाँ है? केरल में। पेरियार झील कहाँ है? केरल में। पेरियार झील कहाँ है? केरल में है। चलिए, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुआ था 1948 में। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948। और कुटीर सिल्क बोर्ड 1949। कुटीर सिल्क बोर्ड 1949। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना। कुटीर सिल्क बोर्ड 1949। कुटीर सिल्क बोर्ड 1949। कुटीर सिल्क बोर्ड 1949। कुटीर सिल्क बोर्ड 1949, ठीक ना। चलिए, ये था टॉपिक वाइज। सेशन समाप्त होता है। चलिए, ये आपका टॉपिक वाइज क्यूज समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा स्पीडी से, तो वो पार्ट 2 में हम लोग आएंगे।